Hello viewers, welcome to another video. In this video, we will discuss Jinnah Asad Medical University MDK 2023 फिजिक्स पोर्शन विद कीज एंड देयर एक्सप्लेनेशन। तो आज की वीडियो में 2023 फिजिक्स पोर्शन को डिस्कस करेंगे। लिहाजा जो हमारी पिछली वीडियोस थी उनमें हमने डिफरेंट पोर्शन डिस्कस कर लिए हैं, जिसमें हमारा फिजिक्स पोर्शन आज का टारगेट है। लिहाजा केमिस्ट्री और बायोलॉजी हमारा पिछली वीडियोस का टारगेट था, तो वो कंप्लीट कर दिए हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम स्टार्ट करते हैं आज के अपने फर्स्ट MCQ से। सो स्टार्ट। फर्स्ट MCQ आ गया आपकी स्क्रीन के ऊपर। इन विच स्पेक्ट्रल सीरीज इज द फार अल्ट्रा वायलेट रीजन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम फाउंड। कौन से रीजन में हमारा अल्ट्रा वायलेट रीजन आ जाता है, वो होती है हमारे पास सीरीज़, लायमन सीरीज़। ये थ्योरेटिकल सा क्वेश्चन था और ये बुक में सीधी सी लाइन लिखी हुई है बिल्कुल क्लियर अंदाज में कि जो अल्ट्रा वायलेट रीजन होता है वो लायमन सीरीज़ में ही पाया जाता है। तो इस हिसाब से जो हमारा करेक्ट ऑप्शन बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं नेक्स्ट MCQ उसके जानिब। द ओहम्स लॉ इज एप्लीकेबल इफ़। ओहम्स लॉ कब एप्लीकेबल होता है? जब हमारा ना जो टेम्परेचर होता है कंडक्टर का, जब वो कांस्टेंट हो जाता है, रिमेन सेम हो जाता है, तब जो है ना हमारा ओहम। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा यहाँ पे वो बनेगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है जी। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट MCQs के जाने। विच ऑफ द फॉलोइंग रेफर्स टू द DC करंट दैट डज नॉट चेंज इट्स इंटेंसिटी। कौन सा वो करंट होता है, DC करंट, डायरेक्ट करंट होता है जो अपनी इंटेंसिटी को चेंज नहीं करता, तो उसको हम बोलते हैं स्टेडी करंट। ठीक है, तो इस हिसाब से जो हमारा करेक्ट ऑप्शन बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर डी। क्लियर हो गई बातें। चलते हैं नेक्स्ट MCQs के जानिब। द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी इज। इंटरनल रेजिस्टेंस बैटरी की क्या होती है? इन सीरीज टू द एक्सटर्नल लोड। अगर आप इंटरनल रेजिस्टेंस की बात कर रहे हैं बैटरी में, तो वो सीरीज जाएगी एक्सटर्नल लोड के हिसाब से। क्लियर हो गई बातें। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा वो ऑप्शन नंबर, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। द इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल सेट अक्रॉस द टर्मिनल्स ऑफ द बैटरी इज कॉल्ड। इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल जो टर्मिनल्स के अक्रॉस होता है बैटरी के, तो उसको हम, जाहिर सी बात है कोई भी चीज़ टर्मिनल के अक्रॉस होगी तो उसको हम टर्मिनल वोल्टेज ही बोलेंगे ना, इंटरनल तो बोल नहीं सकते। एक चीज़ है ही साइड में तो उसको साइड वोल्टेज ही करार दिया जाएगा ना, तो इस हिसाब से हमारा डी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। उसके बाद 1 जॉल डिवाइड सेकेंड इज इक्वल टू, ये थोड़ा समझना। अभी देखिए, पावर जो होता है ना हमारे पास, पावर इज इक्वल वर्क डिवाइड बाय टाइम। तो पावर का यूनिट होता है वाट, वर्क का यूनिट होता है जूल, टाइम का यूनिट होता है सेकंड। तो वाट हमारा पावर का यूनिट हो गया, जूल हमारा वर्क का यूनिट हो गया, सेकंड हमारा टाइम का यूनिट हो गया। तो 1 जूल इंटू डिवाइड बाय सेकंड इज इक्वल टू द 1 वाट। सो डी इज करेक्ट ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग कोरिस्पॉन्डिंग टू द मोमेंटम ऑफ द फोटान। कौन सा मोमेंटम ऑफ फोटान में दिया जाता है? तो वो होता है h डिवाइड बाय लेमडा। तो बी ऑप्शन यहाँ पे भी हमारा करेक्ट रहेगा। ये तो सिंपल थ्योरेटिकल सी पॉइंट्स हैं, फिजिक्स पोर्शन भी इतना कोई टफ नहीं था। एवरेज, बिल्कुल एवरेज पोर्शन दिए गए हैं आपके MDCAT में। अगर जी आपने स्टडी सही से की होगी ना बुक लाइंस, तो आपको डिफ़िकल्टी आई थिंक सो नहीं हुई होगी। इफ़ द वेवलेंथ ऑफ द लाइट की वेवलेंथ ये है, तो व्हाट इज़ द फ्रीक्वेंसी। अगर वेवलेंथ ये है तो फ्रीक्वेंसी मतलब क्या करना है आपको कि 10⁻⁻7 है ना, तो उसको 10⁻8 से मल्टीप्लाई करें, क्योंकि लाइट की क्या होती है फ्रीक्वेंसी 3 × 10⁻8 -8। तो इस 8 और 7 को प्लस करें 15 हो जाएगा। 1 × 10⁻15 हर्ट्ज़ आपके पास आंसर आ जाएगा। क्लियर। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा आपके पास वो बनेगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है जी। चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड के जानिब। यहाँ पे आपके पास आ गई नेक्स्ट स्लाइड। ऑन विच द प्रिंसिपल डज द ट्रांसफार्मर वर्क। ट्रांसफार्मर किस चीज़ पे वर्क करता है या कौन से प्रिंसिपल पर वर्क करता है? तो वो वर्क करता है हमारे म्यूचुअल इंडक्शन। म्यूचुअल वर्ड का क्या मतलब होता है? कोई सी भी ऐसी चीज़ें जो साथ में काम कर रही हों, कोई से भी ऐसे ट्रांसफार्मर जो साथ में काम कर रहे हैं, उसको हम बोलते हैं म्यूचुअल इंडक्शन। लिहाजा बी ऑप्शन करेक्ट है। थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक है। इफ़ वन ट्रांसफार्मर हैज़ 500 टर्न्स ऑन प्राइमरी कॉइल एंड 250 टर्न्स ऑन सेकेंडरी, मतलब एक ट्रांसफार्मर है जिसके पास 500 प्राइमरी कॉइल से और 250 सेकेंडरी कॉइल से, तो उसका आउटपुट जो वोल्टेज होगा ना वो हाफ हो जाएगा इनपुट वोल्टेज के, क्योंकि सेकेंडरी हाफ है प्राइमरी में से।
तो ये हमारा ये ऑप्शन करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग डिफाइंस द चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स पर यूनिट एरिया। मैग्नेटिक फ्लक्स पर यूनिट एरिया जो होता है ये होता है हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। कंफ्यूज मत हो ना, क्वेश्चन की गहराई को समझो, फिर आपको आंसर यकीनन आ जाएगा। नेक्स्ट, व्हाट इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन एंड यूनिट एरिया। मैग्नेटिक इंडक्शन और यूनिट एरिया का जो हमारे पास डॉट प्रोडक्ट होता है उसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स B इंटू ए, जिसको हम बोलते हैं, इक्वेशन में लिखते हो ना B इंटू ए, तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन बनेगा। क्लियर, ये ऑप्शन करेक्ट। उसके बाद व्हाट डज द मैग्नेटिक फ्लक्स मैयर। मैग्नेटिक फ्लक्स किस तरह से हम मैयर करते हैं। देखिए अभी मतलब अगर कोई सी भी चीज़ मैग्नेटिक वर्क कर रही तो उसके पास स्ट्रेंथ होगी ना करंट को पकड़ने की, तो मैग्नेटिक फ्लक्स भी हम स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक। नेक्स्ट MCQ आ गया हमारे पास, द चार्ज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल विथ रेस्पेक्ट टू डिस्टेंस इक्वल टू द। जो चेंज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है ना वो बराबर रेस्पेक्ट टू द डिस्टेंस इक्वल होता है हमारे पास पोटेंशियल ग्रेडियंट के। थ्योरेटिकली ये क्वेश्चन था और ये बुक में ऐसे लिखी हुई है पॉइंट जो है ना सिंटेक्स बुक में, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर ए। द चेंज इन इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस इज इक्वल टू द पोटेंशियल ग्रेडियंट। क्लियर हो गई बातें। चले हम अपने नेक्स्ट MCQ के जाने में आएगा। नेक्स्ट MCQ, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड इन मूविंग एन इलेक्ट्रॉन ऑफ चार्ज E बाय एप्लीकेशन ऑफ 2 वोल्ट्स पोटेंशियल इज इक्वल टू। देखिए मतलब मूव कर रहा है एक इलेक्ट्रॉन ऑफ चार्ज बाय द एप्लीकेशन ऑफ 2 वोल्ट्स पोटेंशियल, ये बराबर होता है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के ये बराबर होता है, या आप EV बोलें या 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बोलें, तो ये दोनों चीज़ें एक दूसरे से सिमिलरिटी रखती हैं। तो हमारा डी ऑप्शन यहाँ पे भी करेक्ट हो गया। उसके बाद विच लॉ, वो कौन सा लॉ है जो एक्सप्लेन करता है अमाउंट ऑफ चार्जेस का रिलेशन और फोर्स उनके दरमियान। अच्छा यहाँ पे एक एडिशनल बात भी याद रखें कि वो इन्वर्स डिपेंड करता है हमारा रेडियस के स्क्वायर के साथ, तो वो होता है हमारे पास कॉलम्स लॉ, तो सी इज करेक्ट वन। चलते हैं नेक्स्ट MCQ के जानिब। व्हाट डज द इलेक्ट्रिक फील्ड अराउंड चार्ज रिप्रेजेंट। एक इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके अराउंड चार्ज है, तो वो क्या बताए कि वो हमें बताए कि कितनी इफेक्टिव एरिया है हमारे फोर्स के जानिब, कितना इफेक्टिव एरिया है फॉर द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो इस हिसाब से जो हमारा करेक्ट बनेगा वो भी बनेगा 1 न्यूटन डिवाइड कॉलम इज इक्वल टू, ये दोनों एक दूसरे से सिमिलरिटी रखती हैं 1 वोल्ट डिवाइड बाय मीटर, तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है जी, क्लियर हो गई बातें। चलें हम नेक्स्ट MCQ के जानिब। ओके हम चलते हैं नेक्स्ट MCQ के जानिब। नेक्स्ट प्लीज़, यहाँ पे आ गया हमारे पास, व्हाट विल द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन if the body of mass is 0.5 kg is acted upon the force of 10 न्यूटन। ये एक न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन था जिसमें हमें वैल्यू मालूम करनी थी एक्सेलरेशन की। इसका जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा वो बनेगा 20 मीटर पर सेकेंड, लेकिन किस तरह वो हम नेक्स्ट स्लाइड पे देखेंगे ताकि हमें इसका फुल प्रॉपर सॉल्यूशन भी मिल जाए। लेकिन इसका पहले जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर डी विच इज़ 20 मीटर पर सेकेंड। चलते हैं हम, यहाँ पे आपके पास आ गया ये इक्वेशन, F इज इक्वल टू ए में ए को बाहर निकालें, F डिवाइड बाई एम 10 डिवाइड बाई 0.5 इज इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड। तो करेक्ट ऑप्शन क्या बना आपका, वो बना आपका 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है जी, क्लियर हो गई बातें। हम चले नेक्स्ट क्वेश्चन के जानिब। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारे पास, व्हाट इज द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। सिंपल सादा सा क्वेश्चन, टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम सेड टू बी द फोर्स। क्लियर ना, ये इस तरह के मज़े के क्वेश्चन आए हुए हैं कि मतलब टेस्ट 1 घंटा पहले लोगों का सॉल्व हो गया। अगर किसी ने कॉन्सेप्चुअल पढ़ा था तो बहुत ही उम्दा आसान सा टेस्ट आया है। रेडिएशंस आर डेंजरस टू लिविंग ऑर्गेनिज्म बिकॉज दे डैमेज द, क्या डैमेज करती हैं ये भाई, ये डैमेज करती हैं प्रोड्यूस आयंस इन द सेल। ये भी थ्योरेटिकल सा क्वेश्चन, रेडिएशंस भाई क्या डिस्ट्रॉय करती है बाय प्रोड्यूसिंग आयंस इन द सेल्स। ये ऑप्शन करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग रिजल्ट इन द सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज प्रोड्यूस्ड इन द बॉडी। अगर जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन हमारे पास बॉडी में प्रोड्यूस हो रही है तो वो क्या करेगी, वो हमारे पास वेलोसिटी को चेंज करेगी, उसके साथ वो डायरेक्शन को भी चेंज करेगी। तो इस तरह से हम बोल सकते हैं ना चेंज इन डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी। तो हमारा डी ऑप्शन करेक्ट हो गया।
ठीक है। 1 रेडियन इज इक्वल टू, एक जो रेडियन होता है वो कितने बराबर होता है, तो एक रेडियन जो बराबर होता है ना वो 57.3 डिग्री के बराबर होता है। एक रेडियन बराबर होता है 57.3 डिग्री के। ये तो रिपीटेटिव, मोस्ट रिपीटेटिव क्वेश्चन है। उसके बाद अ व्हील ऑफ बाइक रोटेट्स फ्रॉम द रेस्ट एंड अचीव्स 6.28 रेडियंस डिवाइड सेकेंड इन 2 सेकेंड, व्हाट विल बी इट्स एंगुलर एक्सेलरेशन। इसकी एंगुलर एक्सेलरेशन क्या बनेगी, इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो सी है। लेकिन चलते हैं हम जो है ना सॉल्यूशन की तरफ कि किस तरह से हमने इसका सॉल्व किया है। अभी देखिए रेडियन सेकंड भी है, टाइम भी है, हमें एक्सेलरेशन पूछ रहा है, लेकिन इनिशियल वेलोसिटी जो है वो 0 है। ये भी तो है ना, रेस से आ रहा है। तो देखिए एंगुलर एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम। इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, फाइनल वेलोसिटी 6.28 रेडियन सेकंड, टाइम 2 है। फाइनल माइनस इनिशियल करें डिवाइड बाय 2 टाइम से करें इज इक्वल टू 3.14 आपके पास रेडियन सेकंड स्क्वायर आ जाएगा। क्लियर, ओके जी। तो ये हमारा सॉल्व हो गया। चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज के जाने। द रेशियो बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड रेडियस इक्वल टू, जो रेशियो होता है लीनियर वेलोसिटी और रेडियस के बीच में वो किसके बराबर होता है, वो बराबर होता है आपके पास एंगुलर वेलोसिटी के। किसके बराबर होता है, एंगुलर वेलोसिटी के। तो जो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे जो होगा हमारा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। Which law has the graph similarly to graph of isothermal process? Isothermal process मतलब जहाँ पे आपका टेम्परेचर कांस्टेंट हो, तो वो कौन सा ग्राफ है, बॉयल्स लॉ। क्योंकि जो जहाँ पे होता है ना वॉल्यूम इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर बट टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, इसलिए बॉयल्स लॉ टेम्परेचर को रेगुलेट करता है। ड्यू टू सडन रेन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर द कार मूविंग ऑन द रोड। देखिए अचानक से बारिश हो रही है तो आपका लीनियर मोमेंटम बढ़ जाएगा ना, क्योंकि मास बढ़ रहा है, वेलोसिटी बढ़ रहा है, तो आपकी लीनियर मोमेंटम भी बढ़ जाएगी। क्योंकि कार मूव कर रही है, उसके ऊपर मास ज़्यादा आ रहा है, उसकी वेलोसिटी ज़्यादा हो रही है, तो आपका लीनियर मोमेंटम बढ़ता चला जाएगा। सो डी इज करेक्ट ऑप्शन विच ऑफ द फॉलोइंग इज एप्लीकेशन ऑफ डॉपलर इफेक्ट। कौन सी चीज़ है जो डॉपलर इफेक्ट की एप्लीकेशन है, वो है मेजरिंग ऑफ द स्पीड ऑफ ऑटोमोबाइल। स्पीड को तो हम कंसिडर करते हैं ना डॉपलर इफेक्ट में कि कौन सी स्पीड कहाँ जा रही है, कहाँ पे ज़्यादा वॉइस हो रहा है, कहाँ पे कम हो रहा है, तो ये मेजरिंग ऑफ द स्पीड ऑफ ऑटोमोबाइल होते हैं। सो बी इज करेक्ट ऑप्शन। आ गया हमारे पास नेक्स्ट एमसीक्यू, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स एग्जिबिटेड। मतलब लॉन्गिट्यूडनल वेव्स के पास क्या होता है, वो ना सुपर पोजिशन ऑफ द वेव करती है। मतलब उनके पास एक फिनोमेना होता है जिसको हम सुपर पोजिशन ऑफ द वेव्स बोल सकते हैं। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा ना वो बनेगा ऑप्शन नंबर डी, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स एग्जिबिटेड फिनोमेना ऑफ सुपर पोजिशन वेव्स। सो डी इज करेक्ट ऑप्शन। द प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम दैट डज नॉट चेंज ड्यूरिंग द एडियाबेटिक चेंज इज सेड टू बी। मतलब जो प्रॉपर्टी होती है सिस्टम की जो चेंज नहीं होती एडियाबेटिक चेंज में, तो उसको हम अमाउंट ऑफ हीट बोलते हैं। तो इस हिसाब से जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा वो ऑप्शन नंबर डी बनेगा। नेक्स्ट एमसीक्यू, विच स्टेटमेंट इज बेस्ड फॉर द इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑफ अ पॉइंट चार्ज। तो वो जो होती है ना वो शेप और ऑफ सरफेस पर डिपेंड नहीं करती। व्हेन चार्ज इज इनक्लोज, मतलब इनक्लोज चार्ज पे अगर इनक्लोज चार्ज है तो वो शेप ऑफ द सरफेस पर डिपेंड नहीं करेगी। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा वो ऑप्शन नंबर सी बनेगा। क्लियर हो गया जी, ओके। हम चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। ठीक है जी, सी ऑप्शन करेक्ट था इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, इन बीटा पॉजिटिव डिके द न्यूक्लियर नंबर इज। बीटा पॉजिटिव डिके हो रहा है तो न्यूक्लियर नंबर क्या होगा हमारा, वो कंजर्व हो जाएगा। न्यूक्लियर नंबर इज कंजर्व्ड बीटा पॉजिटिव डिके में, मतलब पॉजिटिविटी है। तो सो इज करेक्ट ऑप्शन। ये एक एक्सप्रेशन दिया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इज कांस्टेंट फॉर अ फ्रीली फॉलिंग बॉडी। कौन सा एक्सप्रेशन कांस्टेंट है फ्रीली फॉलिंग बॉडी के लिए, तो वो होता है हमारे पास mg + 1/2 mv स्केयर। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा आपके पास वो ऑप्शन नंबर सी बनेगा। चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज के तरफ। द प्रोडक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ ऑफ वेव्स इक्वल टू, जो फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ होती है ना वो बराबर होती है स्पीड ऑफ द वेव के। ये प्रोडक्ट होता है एक दूसरे का। तो इस हिसाब से जो हमारा करेक्ट ऑप्शन बनेगा वो ऑप्शन नंबर सी बनेगा। क्लियर हो गई बातें, ठीक है जी। उसके बाद दो बॉडीज़ हैं जिनका मास 10 kg और 20 kg है, ड्रॉप हो रही हैं सेम हाइट से सेम टाइम पर, तो इनका जो एक्सेलरेशन होगा ना ये कांस्टेंट रहेगा। क्यों, क्योंकि ये सेम हाइट से और सेम टाइम पर ड्रॉप हो रही हैं। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा आपके पास वो बनेगा ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज़ के जानिब। तो यहाँ पे हमारा नेक्स्ट एमसीक्यू आ गया, बॉडी ऑफ मास 4 kg मूविंग ए सर्कल ऑफ रेडियस 2 मीटर इफ द बॉडी मूव्स राउंड अ कंप्लीट सर्कल
सर्कल, व्हाट इज़ द वर्क डन। देखिए कभी भी अगर जी कोई बॉडी सर्कल में मूव कर रही है ना, तो सर्कल में मूव हमेशा सर्कल में ना जो आपका वर्क डन होता है ना वो ज़ीरो होता है, फिर जितना भी मास हो, जितना भी रेडियस हो, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा आपके पास वो ज़ीरो बनेगा। ये ना एक कॉन्सेप्चुअल बात है, क्योंकि सर्कल में कोई भी वर्क डन मतलब वर्क डन नहीं रहता, वो ज़ीरो हो जाता है। 1 किलोवाट आवर इज़ इक्वल टू, ये तो क्वेश्चन ऐसा है कि ये याद करने जैसा क्वेश्चन है, बाकायदा रिपीट होता है। 2022 पीएमसी टेस्ट में भी ये आया था। 3.6 मेगा जूल, सी इज़ करेक्ट ऑप्शन। उसके बाद हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। यहाँ पे आपके पास क्वेश्चन आ गया एक स्टैंडिंग वेव है, ठीक है जी। उसके बाद कंजक्टिव नोड भी हैं और एंटी नोड भी हैं, तो क्या उसका वेवलेंथ होगा, ये बेसिकली क्वेश्चन है। तो उसका वेवलेंथ जो होगा ना वो λ/2 होगा। क्या होगा? λ/2। तो उसका करेक्ट ऑप्शन जो बनेगा आपके पास वो बनेगा ऑप्शन नंबर बी। ओके हो गया जी। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। तो यहाँ पे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, इफ़ द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ द वाइब्रेशन ऑफ द स्ट्रिंग फिक्स्ड बोथ इंड्स इज 50, द फोर्थ हार्मोनिक इज। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा ना वो बनेगा 200 हर्ट्ज। लेकिन हम देखेंगे कि किस तरह से हमने इसका प्रॉपर सॉल्व करा है, ठीक है। अभी याद करने की क्या बात है, दोनों साइड से फिक्स है और इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो 50 हर्ट्ज है। अभी देखिए एफ इज इक्वल टू एन मल्टीप्लाई एफ, एन कितना है, फोर्थ हार्मोनिक है, फोर्थ को मल्टीप्लाई करें 50 के साथ तो आपके पास 200 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। तो करेक्ट ऑप्शन आपके पास यही हो गया। क्लियर हो गया। चलें हमने नेक्स्ट एमसीक्यूज के जानिब। ठीक है, अ बॉल इज थ्रोन हॉरिजेंटली विद 19.6 मीटर पर सेकेंड आफ्टर 2 सेकेंड्स इट्स हॉरिजेंटल वेलोसिटी कंपोनेंट। एंड देखें क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, हॉरिजेंटल वेलोसिटी कंपोनेंट। कभी भी कहीं भी हॉरिजेंटल वेलोसिटी कंपोनेंट की बात की जाए ना तो वो कांस्टेंट रहती है थ्रू आउट द मोशन। तो वो क्या रहेगी, 19.6 सेम रहेगी, जितनी थी उतनी ही रहेगी। तो सी इज करेक्ट ऑप्शन। कंफ्यूज नहीं होना, इसमें बच्चे कंफ्यूज हुए थे क्वेश्चन में। इन प्रोजेक्टाइल मोशन द एक्सेलरेशन इन द हॉरिजेंटल डायरेक्शन, प्रोजेक्टाइल मोशन है, ठीक है भाई। उसके बाद उसकी जो एक्सेलरेशन होगी ना, लेकिन हॉरिजेंटल डायरेक्शन में वो हमेशा ज़ीरो रहती है, उसमें कोई वेरिएशन नहीं आती। अगर वर्टिकल की बात करता तो वो डिपेंड करता है, लेकिन हॉरिजेंटल में वो हमेशा ज़ीरो रहती है। तो इस हिसाब से हमारा सी ऑप्शन करेक्ट है। इन वाइब्रेटरी मोशन द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी ऑन आइदर साइड ऑफ द इक्विलिब्रियम पोजीशन इज कॉल्ड। ये डेफिनेशन है सीधी सीधी। किसकी डेफिनेशन है? ये डेफिनेशन है हमारे पास एम्पलीट्यूड की। एम्पलीट्यूड में तो यही चीज़ें होती है ना, तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन हो गया। सो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा हमारा? ऑप्शन नंबर सी। क्लियर। नेक्स्ट एमसीक्यू आ गया हमारे पास कि द प्रोसेस इन विच नो एक्सटर्नल वर्क इज़ परफॉर्म्ड इज कॉल्ड। कि वो कौन सा प्रोसेस है जिसमें कोई एक्सटर्नल वर्क नहीं लगता या परफॉर्म नहीं होता वर्क, तो उसको हम आइसोबैरिक प्रोसेस बोलते हैं। तो इस हिसाब से जो देखा जाए तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा वो ऑप्शन नंबर बी बनेगा। आइसोकोरिक इज़ द प्रोसेस नो एक्सटर्नल वर्क इज़ परफॉर्म्ड, ठीक है जी। उसके बाद इंड्यूस्ड ईएमएफ इन एसी जनरेटर कैन बी इंक्रीज्ड बाय, जब हम उनकी एरिया को इंक्रीज कर देते हैं ना तब हमारा इंड्यूस्ड ईएमएफ अल्टरनेटिव करंट में भी जनरेट हो जाता है। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर सी। इन क्वेश्चंस के जो है ना आंसर्स यहाँ पे डिस्प्ले हो रहे हैं। अ ट्रांसफार्मर इज़ यूज, ट्रांसफार्मर किस लिए यूज़ किया जाता है? अल्टरनेटिव करंट एंड वोल्टेज को ट्रांसफ़र करवाने के लिए या ट्रांसफॉर्म करवाने के लिए ये ट्रांसफार्मर जो है ना यूज़ किए जाते हैं। 2 तरह के ट्रांसफार्मर्स होते हैं, सेल्फ और म्यूचुअल। तो फर्दर वो तो अलग चीज़ें। सो एक करेक्ट ऑप्शन। सेमीकंडक्टर डायोड कैन बी यूज्ड। सेमीकंडक्टर डायोड जो होता है वो हाफ वेव रेक्टिफायर के बुनियाद पर यूज़ किया जाता है। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा यहाँ पे वो बनेगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। उसके बाद हाफ़ लाइफ ऑफ द रेडॉन गैस। रेडॉन गैस की हाफ़ लाइफ क्या होती है या हाफ़ लाइफ किस तरह से बनती है रेडॉन गैस की? वो होती है 3.8 डेज़। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा आपके पास वो बनेगा ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज़ के जानिब। यहाँ पे नेक्स्ट एमसीक्यू आ गया, 2 कैपेसिटर्स हैं 6 and 12 सीरीज़ में कनेक्टेड हैं, 200 वोल्ट उनका डीसी सप्लाई है, चार्जेस बताएं एक दूसरे में। इस तरह के क्वेश्चंस ना मैंने बहुत बार सॉल्व करवा लिए हैं पहले फिज़िक्स पोर्शंस में। अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो आप कमेंट सेक्शन जो है ना अलग वीडियोज़ में जाकर ना देख सकते हैं, या कमेंट में बताना, मैं फिर इसका सॉल्व कमेंट सेक्शन में बता दूँगी ताकि आप सबका टाइम वेस्ट ना हो, क्योंकि बहुत सारे एमसीक्यूज़ रिपीट होते हैं, मैं इसलिए इसको छोड़ रही हूँ।
Solve cylindrical electrical conducting wire resistance, it is so straight, its length is doubles by the radius stay constant. What would be the new resistance? जब भी आपकी लेंथ बढ़ेगी तो आपका जो न्यू रेजिस्टेंस होगा ना वो भी बढ़ जाएगा, क्योंकि वो डायरेक्ट रिलेशन में काम करते हैं। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा यहाँ पे वो बनेगा 2 और विच इज़ ट्वाइस, या आप डबल भी बोल सकते हैं इसको। ठीक है जी, तो हम इसका डी ऑप्शन करेक्ट करते हैं और उसके बाद हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। यहाँ पे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, स्पीड ऑफ साउंड 0 डिग्री इन एयर इज़ 332, व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ साउंड एट 50 डिग्री। स्पीड ऑफ साउंड पता है 50 डिग्री सेंटीग्रेड पे, जबकि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे 232 है वो। तो अभी चलते हैं हम सॉल्यूशन की जानिब, लेकिन इसका जो पहले करेक्ट ऑप्शन बनेगा वो 362 बनेगा मीटर पर सेकेंड। सॉल्यूशन की जानिब चलते हैं। ठीक है जी, तो पहले डिस्प्लेशन हो जाए, यहाँ पे डिस्प्ले हो गया। अभी चलें आप नेक्स्ट स्लाइड की जानिब। 332 प्लस 0.61, 0.61 आपका कांस्टेंट वैल्यू, इसको मल्टीप्लाई कर दी 50 के साथ को 30 आ जाएगा, 30 को प्लस कर दे 332 के साथ तो आपको 362 आंसर 362 मीटर पर सेकेंड आंसर करेक्ट माना जाएगा। क्लियर हो गई बातें, तो ये आपका करेक्ट हो गया। उसके बाद हम चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। एक फोर्स दिया गया है 2F का एक्टिंग ऑन द पार्टिकल 10 kg प्रोड्यूस इन एक्सेलरेशन, एक एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर रहा है 30 मीटर पर सेकेंड की। उसके पास एक 5 फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी मास एम प्रोड्यूस एक्सेलरेशन 25, इट इज़ द मास, के मास कितना प्रोड्यूस होगा, तो वो मास उतना ही प्रोड्यूस होगा जितनी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रही है, विच इज़ 30 kg। तो डिपेंडेंट वैसे चाहे कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे इसका जो है ना 30 kg आंसर बनेगा। तो आंसर इज़ ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट वन। ठीक है जी। उसके बाद द मेन फंक्शन ऑफ द ट्रांसफार्मर इज़ टू कन्वर्ट, ट्रांसफार्मर का मेन फंक्शन क्या होता है, अल्टरनेटिंग करंट टू इन द अल्टरनेटिंग वोल्टेज ऑफ डिफरेंट मैग्नीट्यूड। ये उसका मेन या प्रोस्पेक्टिव फंक्शन होता है किसी भी ट्रांसफार्मर में। ट्रांसफार्मर का फंक्शन यही होता है। क्लियर, तो बी ऑप्शन यहाँ पे भी करेक्ट हो गया। उसके बाद चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, एटम मेक्स अ ट्रांजिशन फ्रॉम द स्टेट ऑफ E2 ऑन द लोअर E1, व्हाट इज़ द एनर्जी वेवलेंथ ऑफ द रेडिएशन इमिटेड इन द टर्म ऑफ प्लांक्स कांस्टेंट h एंड स्पीड ऑफ लाइट c। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा, ये इक्वेशन है hc डिवाइड बाय E2 माइनस E1, ये बुक में गिवन है इक्वेशन। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो सी है। ये थी हमारी आज की वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।